नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोदा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान का इतिहास। और कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। राजस्थान अब देखो, बात करते हैं अपन। देखो राजस्थान बना कब? राजस्थान 18 मार्च 1948 से इसका एकीकरण शुरू हुआ, जो चलता रहा 1956 तक। ठीक है, 1956 में जाके राजस्थान पूरा बना और 30 मार्च 1949 को जो मुख्य थे राजस्थान के जितने भाग हैं वो राजस्थान के अंदर मिल चुके थे। इस वजह से इस दिन अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो अब राजस्थान तो बना आज़ादी के बाद में, तो राजस्थान तो जैसा तो कुछ था नहीं, तो अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे कैसे? तो जो अभी की जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, जो अभी वहाँ पे पहले कैसे मानव सभ्यताएं विकसित हुई, किस तरह से राजवंश आए, किस तरह से आगे घटनाएं हुई, उनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। शुरुआत अपन करेंगे मेवाड़ से। ठीक है, मुख्यतः देखो अभी वर्तमान में जो ज़िले हैं राजस्थान के, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और उदयपुर, ये 4 ज़िले मेवाड़ के मुख्य हिस्से रहे हैं। और इनके जो प्राचीन नाम हमको प्राप्त होते हैं मेवाड़ के, वो हैं शिवी जनपद, मेदपाट और प्रागवाट। ठीक है, ये तो इसके प्राचीन नाम है। अब मेवाड़ में गुहिल वंशीय राजाओं का शासन रहा है, गुहिल वंश का शासन रहा है मेवाड़ में। ठीक है ना, तो गुहिलों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, गुहिल कहाँ से आए, उसके बारे में थोड़ा पहले, उसके बारे में अपन जो ये अपन मध्यकालीन राजस्थान पढ़ रहे हैं, अपन इससे पहले एक बार प्राचीन से देख लेते हैं कि किस प्रकार सभ्यताएं विकसित हुई, किस प्रकार पूरा आगे बढ़ा है। ठीक है ना, तो देखो बताता हूँ मैं आपको। अपने टोटल प्राचीन काल को 10 भागों में विभाजित किया गया है ना। उसमें 10 जो काल हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है पाषाण काल, ठीक है। अब पाषाण काल में, अब राजस्थान के अंदर क्या था पाषाण काल में? पाषाण काल की कई सारी सभ्यताएं विकसित हुई है। अपन बात मेवाड़ की कर रहे हैं। मेवाड़ के अंदर बागोर, जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, बागोर, ये एक प्राचीन कालीन सभ्यता यहाँ विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, अभी इनके बारे में अपन नहीं पढ़ते हैं, जब अपन पूरा प्राचीन काल पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल अपन एक ड्राफ्टिंग देख लेते हैं कि किस प्रकार सारा आगे बढ़ा है। दूसरा जो काल है वो है ताम्रकाल, ताम्रयुग। ठीक है, तीसरा जो युग है कांस्य युग। ये याद कर लेना, इनका क्रम भी पूछा जाता है बहुत बार। प्राचीन काल का जो इतिहास है भारत का, ये भारत का ही है पूरा। ठीक है ना दोस्तों। तो चौथा जो है वो है लोह युग। ठीक है, पांचवा जो है वो है महाजनपद। छठा जो है वो है मगध साम्राज्य। लोह युग अपने को कांस्य युग तक कोई भी नहीं, ताम्र युग तक अपने को कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कांस्य युग में अपने को सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें अपने को लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके, इसलिए उनका अभी तक कोई खास फिलहाल कोई मतलब नहीं है उनका। उसके बाद में लोह युगीन सभ्यताएं, इनमें तो औद्योगिक विकास बहुत अधिक हुआ क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी और सारे जो कारखाने हैं
फैक्ट्रियाँ हैं जितनी भी होती है वो लोहे से ही बनाई जाती है, सारे अस्त्र शस्त्र लोहे से बनते हैं। इस वजह से इस युग में सबसे ज़्यादा विकास हुआ, विकास भी और औद्योगिकरण इसको बोल सकते हैं, क्रांति का युग है ये, ठीक है। क्रांति का युग हो गया, लोग मिल के रहने लगे आपस में, तो एक लोगों को एक दूसरे से खतरा भी बढ़ने लग गया। तो इस वजह से फिर इन्होंने पहले जनपद बनाए, फिर जनपद, फिर महाजनपद। जन में कुछ लोग रहते हैं 100-150, जनपद में थोड़ा और ज़्यादा, और महाजनपद एक तरह से एक मतलब एक स्टेट के रूप में आप समझ सकते हैं उसको। तो ये इस तरह से ये विकसित हुआ, ठीक है। अब आपको पता है मगध का अंत करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगला है मौर्य काल। मौर्यों का पतन हुआ और कई अन्य छोटे मोटे शासक उत्पन्न हुए, तो वो थे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर के काल के बाद में गुप्त आ गए, और गुप्त के बाद में गुप्तोत्तर। ठीक है दोस्तों, इसमें जो इनका अंतिम शासक था पुष्यभूति वंश का, ये पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन बोल सकते हो आप। ये पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, एक ही है दोनों, कंफ्यूज नहीं होना। इनका जो अंतिम शासक था वो था हर्षवर्धन, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया मामला। ये इतनी छोटी सी जानकारी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसका अभी फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है इसका, बट ये तो पता होने चाहिए सारे, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और बने भी हैं काफ़ी। हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने क्या किया, ये अपना राजस्थान, ये दिल्ली, यहाँ ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है कन्नौज, ठीक है। इसने अपनी राजधानी कन्नौज शिफ्ट कर दी। जब तक हर्षवर्धन था तब तक ये योग्य शासक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इधर भी शासन व्यवस्था सही चली, इधर भी सही चली और इधर भी सही चली, ठीक है। परंतु हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जो इसके उत्तराधिकारी थे वो इतने सक्षम नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे एक लोकल और वंश था कन्नौज का, आयुध वंश। एक तो हो गया आयुध वंश, दूसरा जो ये वर्धन वंश है वो है ही है। अब ये लोकल वंश है, ये इतना शक्तिशाली वंश नहीं है। हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी इतने ताकतवर नहीं है कि वो अपना राज्य संभाल सकें, ठीक है। अब छोटे छोटे जो राजा होते हैं, इधर था राजस्थान में प्रतिहार, ठीक है। जालोर वाले एरिया में रहते थे, उसको गुजरात बोलते थे, इसलिए उनको गुजर प्रतिहार भी बोलते हैं। इधर जो अपना पूर्वी भाग है राजस्थान का, जिसको अपन बंगाल उड़ीसा वाला जो भाग है ना, बंगाल बिहार उड़ीसा वाला, वो यहाँ के थे पाल वंश के शासक थे, ठीक है। और जो अपना दक्षिण भारत है नीचे वाला, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ का एक वंश था राष्ट्रकूट, ठीक है। अब ये तीनों पहले इसके अधीन आते थे, बट इन्होंने अब स्वतंत्र हो गए, और ये भी सत्या बाद में, मतलब इसके समाप्त होते ये तीनों सत्या एक साथ पनपी, ठीक है। अब इन तीनों में संघर्ष होगा, किसके लिए? कन्नौज के लिए। ये कन्नौज है ना, ये कन्नौज के लिए संघर्ष होगा, ठीक है। अब कन्नौज के लिए संघर्ष होगा, ये तीनों साथ में आए, और ये तीनों कन्नौज के लिए लड़ते लड़ते साथ में ही सारे समाप्त हो जाएंगे। तकरीबन 300 साल यहाँ पे युद्ध चला, इसमें संघर्ष चला, इसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं कन्नौज का, ठीक है। अब इस संघर्ष से कोई ज़्यादा खास मतलब निकला नहीं, क्योंकि ये भी समाप्त हो गए, ये भी समाप्त हो गए, और ये भी समाप्त हो गए। फाइनली जीत इनकी हुई, क्योंकि ये सबसे पास में है, तो इनका जीतना वैसे भी निश्चित था। और जो सबसे भारी थे वो राष्ट्रकूट थे, इन्होंने सबसे खतरनाक टक्कर दी, और सबसे जो कमज़ोर थे वो पाल थे, ठीक है। सबसे पहले पाल यहाँ पे कब्जा करते, पाल को ये हराते, फिर इसको ये हरा देते, ठीक है। अब इनके वापस
राष्ट्रकूट यहाँ आके कब्जा कर लेते कन्नौज पे, पर इनकी यहाँ की राजनीतिक स्थिति बिगड़ जाती, इसलिए इनको यहाँ से वापस सेना हटा के यहाँ भेजनी पड़ती। जैसी सेना ये यहाँ भेजते वो वापस आ जाता, ठीक है, वो आके वापस इनको भगाता राष्ट्रकूट को, ठीक है। अब ये देखते हैं कि राष्ट्रकूट नहीं है, पाल इतने ताकतवर नहीं, ये वापस आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह इन तीनों के बीच में संघर्ष चलता रहा, ठीक है दोस्तों। अब संघर्ष हो गया, सब कुछ कंप्लीट। अब इसके बाद में यहाँ की मतलब जो कन्नौज है वो कुछ खास रहा नहीं, और सब अलग अलग अपने अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग करने में लग गए कि बोले वहाँ जाके मज़ा नहीं आएगा, अपन अपना इधर का करते हैं, ये बोले अपन इधर का करते हैं, ये बोले अपन इधर का करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो मुख्य जो साम्राज्य ये जो चलती आ रही थी ना कड़ी, मगध आया, मगध के बाद मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, तो इनका पूरा भारत पर आधिपत्य था सबका, ठीक है। पर अब ये कमज़ोर हो गया पूरा, तो अब जो छोटे छोटे जो थे ना सामंत और राजा, वो स्वतंत्र हो गए। वो जो स्वतंत्र हुए उन्हीं को अपन राजपूत कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो जो सामंत होता था वो राजा का पुत्र कहलाता था इस काल में। तो ये राजा का पुत्र राजपुत्र, और राजपुत्र का ही अपभ्रंश है राजपूत, ठीक है दोस्तों। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में और भी कई सारे मत हैं जो अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे मेवाड़ का बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब मेवाड़ की स्थापना की थी, देखो मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक तो माने जाते हैं बप्पा रावल, ठीक है ना, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं बप्पा रावल मेवाड़ के, ठीक है। पर गुहिल वंश के जो संस्थापक है वो माने जाते हैं गुहिल। अब ये वास्तविक संस्थापक क्यों माने जाते हैं, क्योंकि जो गुहिल वंश है वो मेन मेवाड़ से ही निकला है, और जब गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने की तो मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल क्यों हुए। देखो इसके बारे में भी थोड़ा समझो। देखो अलग अलग मत हैं बहुत जगहों के, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टोरी है। अबुल फजल इसको बताता है ईरान, गुहिल को बताता है ईरान से, ठीक है ना। जो ईरान के एक राजा थे नौशेरवा, उनका एक पुत्र था नौसेजाद, वो आया यहाँ पे घूमते घूमते हिंदुस्तान, यहाँ आक्रमण किया, वापस इसके पापा ने बुला लिया ईरान, तो भाई साहब ईरान चले गए, अपनी संतान यहाँ छोड़ गए। तो अबुल फजल बोलता जो संतान यहाँ छोड़ के गए वो गुहिल ही था, ठीक है। उस तरह से कर्नल जो टोड है वो बोलते हैं, और वो अंग्रेज है वो बोलेंगे ये नहीं ये अंग्रेज है, विदेशी है, ठीक है ना। स्मिथ भी विदेशी, वो बोलेगा विदेशी है, ठीक है। उस प्रकार से जो अपने गोपीनाथ शर्मा हैं, और गोपीनाथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण कहा है, ठीक है। और जो डॉक्टर ओझा है उन्होंने इनको सूर्यवंशी, विशुद्ध सूर्यवंशी हिंदू का है। हिंदू इसलिए विशुद्ध सूर्यवंशी हिंदू इसलिए कहा क्योंकि ये इनको राम का वंशज मानते हैं, ठीक है। ये जो इक्ष्वाकु कुल के राम का वंशज मानते हैं गुहिलों को, ठीक है। भावनगर एक गुहिलों की एक रियासत है जो काफ़ी गुजरात के अंदर, वहाँ भी साक्ष्य मिले हैं। ये अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र लव का वंशज मानते हैं ये, ठीक है। तो इसी मत के वजह से ये जो डॉक्टर ओझा हैं उन्होंने इनको विशुद्ध सूर्यवंशी हिंदू कहा है। तो अलग अलग मत हैं इनके बारे में। जैन ग्रंथों के अकॉर्डिंग जो मत है उसको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, उसको जेम्स टॉड भी मान्यता देते हैं, और उसको श्यामल दास जी भी मान्यता देते हैं, कविराज श्यामल दास जी अपने ग्रंथ वीर विनोद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या कहानी है उसको अपन देखते हैं। अलग अलग इनके मत में भी कंट्रोवर्सी है, बट अपन एक जो कंक्लूजन निकाल लेते हैं जो अपना काम हो जाएगा उससे, ठीक है ना। कंट्रोवर्सी है बहुत, इनके नाम पे कंट्रोवर्सी कि नहीं ये वो नहीं है ये वो है, अलग अलग सारे लेखकों ने अलग अलग कंक्लूजन दिए हैं, पर सर्वमान्य जो मत है वो ये है। देखो गुजरात के अंदर एक जगह है वल्लभी, ठीक है, ये वल्लभी एक जगह है, वहाँ के एक शासक थे शिलादित्य, ठीक है। उस समय जो हूणों के आक्रमण हो रहे थे और विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तो उस समय ये जो इनका जो पूरा परिवार था शिलादित्य का, इनको पूरा नष्ट कर दिया, ठीक है। इनकी पत्नी थी पुष्पावती, इनकी पत्नी का नाम था पुष्पावती। मात्राओं की गलती पर ध्यान ना दें। पुष्पावती ये अम्बा माता की भक्तिनी थी, है ना, अम्बा माता, ठीक है। ये अम्बा माता एक जगह, अम्बा जी एक जगह का नाम है, अम्बा माता ये अम्बा जी की भक्तिनी थी। ये आबू के पास में एक जगह है अम्बा जी, वहाँ पे इनका बहुत भव्य मंदिर है। तो ये अम्बा जी की भक्तिनी थी, और ये उस समय अम्बा जी के तीर्थ पे गई हुई थी, ठीक है। इधर इनकी पूरी फैमिली को मतलब विनाश हो गया पूरी फैमिली का, ऐसा जैन ग्रंथ बताते हैं, और इसको कर्नल टोड भी मान्यता देते हैं। तो ये इनका पूरा परिवार इधर
पूरे परिवार का विनाश हो गया। अब इनका जो पुत्र था वो था गुह, है ना। इनका जो पुत्र था ना उसका नाम था गुह या गोदत्त, ठीक है। इसी ने गुहिल वंश की स्थापना की, इसी को गुहिलों का आदि पुरुष मानते हैं। अब हुआ क्या देखो, अब अच्छा ये जो स्टोरी है ये तो है अपने जैन ग्रंथों के अकॉर्डिंग, और इसको कहीं ना कहीं मान्यता दी है कर्नल टोड ने भी। सामल दास जी क्या बोलते हैं इसमें? सामल दास जी पूरी स्टोरी को एज इट इज मानते हैं, ठीक है। फर्क इतना मानते हैं वो कि इस समय यहाँ पे जो आक्रमण हुआ वल्लभी में, तो ये वल्लभी नाम की जगह है, तो ये वल्लभी नाम की जो जगह है गुजरात में, यहाँ पे जो आक्रमण हुआ और जो यहाँ पे जो वंश पूरा समाप्त हुआ, वो वंश ये शिलादित्य वाला नहीं था, कोई और शासक रहा होगा छोटा मोटा। ये मानते हैं कि शिलादित्य एक बहुत बड़ा शासक है, हो सकता है ये घटना उसके समकालीन रही हो, लेकिन इसमें भी कंट्रोवर्सी, तो अपने इस पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, मतलब खास इस पर बात करने का मतलब। अपने जो काम की बातें वो अब आएगी देखो, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी और सुन लो जिससे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कहाँ से उठे और कहाँ आए, है ना। अब ये स्टोरी के रूप में इसको समझना है, इसका वास्तविकता से कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। देखो सुनो क्या हुआ। ये वल्लभी से भाई साहब, ये वल्लभी मान लो, वल्लभी से क्या अंबाजी। वल्लभी देखो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ कहाँ है तुम्हें। ये राजस्थान अपना, ये गुजरात पूरा, ये यहाँ है अंबाजी, ये यहाँ है अंबाजी, यहाँ इधर वल्लभी, ये इधर वडनगर, इधर ईडर, ठीक है। ये समझ गए, ये इतनी चीज़ें अपने काम आएगी, है ना। ये वडनगर, ये यहाँ है वडनगर, ठीक है। वल्लभी की लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इधर ही किधर है कहीं, है ना। एग्जैक्ट लोकेशन वल्लभी की नहीं पता है मेरे को, है ना, तो इस पर कोई कंट्रोवर्सी ना करें। ये अपना, ये अरावली पर्वत, ठीक है, ये अरावली पर्वत, और ये अपना मेवाड़, समझ गए भैया। अब देखो, अब मेवाड़ में भी देखो, ये चित्तौड़ यहाँ पे, ये यहाँ पे है नागदा, उदयपुर जिले के अंदर एक जगह नागदा, ठीक है ना। ये इनकी सबसे प्राचीन राजधानी रही है मेवाड़ की। अब समझो क्या हुआ, ये भाई साहब यहाँ पे विनाश हुआ, तो यहाँ चल के अंबाजी के यहाँ पे। अब अंबाजी के यहाँ पे जब क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे इनका जन्म हो गया गुहिल का। अब गुहिल का जन्म हो गया, बड़े हो गए, यहाँ से आ गए ये मेवाड़, ठीक है ना। मेवाड़ बोले तो नागदा आ गए, नागदा इन्होंने स्टे किया, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ पहाड़ों से रहे, यहाँ पे सर्वाइव करना आसान होता है। फिर यहाँ से ये चले गए ईडर चले गए, तो ईडर में अब गुहिल हो गया समाप्त, उसके आगे के वंशज आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बप्पा रावल है, कहते हैं उनके जो पिताजी है उनकी ईडर में भिलोन हत्या कर दी, ठीक है ना। तो वो यहाँ आगे वडनगर, ठीक है। अब वडनगर से इनको फिर खतरा हुआ वडनगर में, तो वडनगर से यहाँ पे एक वापस नागदा में एक ऋषि है, हरित ऋषि, ठीक है। ये उनके पास आके रुक गए, अब उनके पास रुक के उनकी सेवा करते थे, उनकी गाय चराते थे। और फिर हरित ऋषि ने इनको आइडिया दी कि देख बेटा, ऐसे गाय चराने से तो काम होगा नहीं। इधर यहाँ पे चित्तौड़ का एक किला है बहुत मजबूत, और उसका जो शासक है अभी मानमुरी, वो इतना सक्षम नहीं है, उसको हरा दे, चित्तौड़ का किला ले ले, ठीक है। उसके अलावा यहाँ का जो मेवाड़ का जो खजाना था, यहाँ एक उन्होंने जगह बताई जहाँ से 15 करोड़ सोने की मुद्राएं निकली, ठीक है। वो बताया उन्होंने उन मुद्राओं से इन्होंने सेना का संगठन किया, उस संगठन से चित्तौड़ पे कब्जा किया, और उसके बाद में अपना शासन स्थापित किया, नागदा को राजधानी बना के। राजधानी इन्होंने नागदा को ही बनाया। नागदा एकलिंगनाथ के ये भक्त माने जाते हैं, हरि ऋषि भी एकलिंगनाथ जी की पूजा करते थे, एकलिंगनाथ के ये भक्त थे। बप्पा रावल ने मतलब इन्होंने उपाधि धारण की एकलिंगनाथ दीवान, मतलब ये अपने आप को एकलिंगनाथ का दीवान मानते हैं, सेवक मानते हैं। तो मेवाड़ के अन्य सभी शासक एकलिंगनाथ के दीवान ही कहे जाते हैं। मेवाड़ का शासक अपने आप को राजा नहीं मानता, वो एकलिंगनाथ का दीवान मानता है, ठीक है। राजा यहाँ के मेवाड़ के एक ही हैं, एकलिंगनाथ, तब से लेके अब तक। इतनी बात होगी। गुहिल के बारे में कोई खास जानकारी नहीं। अब ये कब की थी? 566 में की थी इन्होंने, 566 ईस्वी में तो गुहिल ने की थी गुहिल वंश की स्थापना, ठीक है। इसमें भी कंट्रोवर्सी, लेकिन फाइनली यही निकल के आता है। और 734 एडी में, 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ जीत लिया और मेवाड़ की स्थापना की। मतलब मेवाड़ की स्थापना कैसे होगी, कैसे पता लगेगा कि हाँ मेवाड़ की स्थापना हो गई? इन्होंने चित्तौड़ का किला भी जीत लिया और नागदा को राजधानी बना दिया। अब किसी स्टेट के पास एक किला भी है, एक राजधानी भी है, एक राजा भी है, तो वो स्टेट अब मान्यता प्राप्त करेगा,
ठीक है ना। तो मेवाड़ की स्थापना ये 734 AD से मानी जाती है, तकरीबन आज से 1200 साल पहले अब ये स्थापना हुई। अब गुहिल के बारे में कुछ ज़्यादा खास जानकारी जितनी बता दी उतनी है, इससे ज़्यादा है नहीं। सूर्यवंशी हिंदू मानते हैं अपने आप को, उसके अलावा एकलिंगनाथ का दीवान मानते हैं, और उसके अलावा कोई खास जानकारी नहीं है। इनकी टोटल गुहिलों की टोटल 24 शाखाएँ हैं, जिनमें मेवाड़ सबसे प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर कुछ और शाखा हैं, जैसे वागड़ की शाखा है, और अपने चाकसू जयपुर के अंदर एक चाकसू जगह है, वहाँ की एक शाखा है, वहाँ भी गुहिलों ने शासन किया है। उसके अलावा जो नेपाल है वहाँ पे भी गुहिलों का शासन रहा है। तो इस प्रकार इनकी कुछ टोटल 24, भावनगर बताया था मैंने बीच में, तो इस प्रकार टोटल 24 शाखाएँ हैं गुहिलों की। अब बात करते हैं गुहिल की बात, अब अपन थोड़ा बप्पा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ना। बप्पा रावल, अब मैं आपको बताता हूँ, अभी तक इतना पढ़ा ना अपन ने, ये एक फ्रेमिंग थी जिससे कि आपको सारा इतिहास समझ में आया, खाली फैक्ट रटने की जरूरत ना पड़े ना। आपको जो चीज़ें याद करनी है अच्छे से, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो इतनी है कि भाई गुहिल वंश की संस्थापक कौन था, वो कौन था, गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल था। गुहिल जो था वो उसकी उत्पत्ति किससे हुई, मतलब विदेशियों से हुई, किस ग्रंथ के अकॉर्डिंग, किसने क्या, अब एग्जैक्ट तो अपन बोल नहीं सकते, अब किसने क्या क्या मत दिए उनको ध्यान रखना है। तो अबुल फजल ने क्या बोला है कि ईरान के जो एक राजा है नौशेरवा, उसका पुत्र नौशेजाद वो भारत आया और वो वापस चला गया, तो उसकी जो संतान आ रहेगी वो गुहिल। जैन ग्रंथों के अकॉर्डिंग वल्लभी के जो शिलादित्य थे उससे उत्पत्ति बताई गई है, उनकी पत्नी पुष्पावती से उनकी उत्पत्ति बताई गई है। और कर्नल टोड एक बार विदेशी बोलते हैं और एक इसके मत को भी वो सेटिस्फाइड करते हैं जैन ग्रंथों वाले को। श्यामल दास जी इनको बताते हैं वल्लभी से आया हुआ मानते हैं, ठीक है। उसके अलावा गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण वंश से मानते हैं, और जो डॉक्टर ओझा है हरिशंकर ओझा वो इनको मानते हैं सूर्यवंशी हिंदू, ये इनको राम का वंशज मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसने क्या मत दिया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना जो है वो भी मत देगा, विदेशी है विदेशी मत देंगे, मुस्लिम है बोलेंगे मुस्लिम है, हिंदू बोलेंगे हिंदू है, ब्राह्मण है बोलेगा ब्राह्मण है, ठीक है। तो इसमें उलझने का नहीं। अब दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या, अब इन्होंने चित्तौड़ की स्थापना कब की, चित्तौड़ कब जीता, जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जो मान मौर्य अभिलेख है चित्तौड़ का, है ना, मान मौर्य अभिलेख है चित्तौड़ का, ये 734 AD का अभिलेख है। इससे पता लगता है कि 734 AD के अंदर इन्होंने चित्तौड़ को जीत लिया था, उस समय शासक था मान मौर्य। एक तो ये जानकारी। उसके अलावा देखो अभी तक ये चीज़ें अभी अपने इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मैं नाम बताए थे मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या है, मेदपाट, शिवी और प्रागवाट। वापस लिख देता हूँ एक बार, मेदपाट और प्रागवाट और शिवी, ये इसके प्राचीन नाम है। इन पे कभी क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा इस समय ना तो इतना साहित्य डेवलप था, जो शिलालेख हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे सारे विस्तार से, अभी उनके बारे में नहीं जानना। अभी इतना ही ध्यान रखो कि जो मान मौर्य अभिलेख है उससे ये पता लगता है कि चित्तौड़ का किला इन्होंने जीता है, ठीक है। इतना हो गया। अब बप्पा रावल के बारे में कुछ जानकारी और मिलती है। इन्होंने क्या किया था, एक अफगानिस्तान का एक शासक था सलीम, ठीक है ना, ये सलीम था अफगानिस्तान का शासक, ठीक है। ये सलीम था अफगानिस्तान का शासक, इसको हराया इन्होंने, और हरा के इनको वापस अफगानिस्तान तक छोड़ के आए मतलब ऐसे लाड खुशी से नहीं छोड़ के आए, मारते मारते कूटते कूटते छोड़ के आए। और वहाँ छोड़ने के बाद में इसको राजा से हटा दिया, इसकी गद्दी से इसको साफ कर दिया और अपने भांजे को अपनी गद्दी उसकी गद्दी पे बिठा दिया, ठीक है। एक इन्होंने ये महान काम किया। इसके अलावा मैंने बताया था 15 करोड़ सिक्के मिले थे इनको हरित ऋषि के आशीर्वाद से, जहाँ उन्होंने बताए थे। तो उन सिक्कों को इन्होंने मेवाड़ में मुद्रा के रूप में चला दिया था। इन्होंने मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के चलाए जो थे 115 ग्रेन के, 115 ग्रेन के सिक्के थे वो पैसा, ठीक है भैया। इतनी जानकारी इनके बारे में फिलहाल मिलती है। अब देखो अपने एक राजस्थान के एक इतिहासकार हैं, मतलब एक इतिहासकार है अपने यहीं के लोकल, सीवी वैद्य, ठीक है। इन्होंने इसकी तुलना एक फ्रांसीसी सेनापति से की है ना, इन्होंने इसकी तुलना की एक फ्रांस के सेनापति से की है, ठीक है। और उस सेनापति का नाम है
उस सेनापति का नाम है चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल, मैंने इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की। मार्टेल से तुलना इसलिए की है क्योंकि बप्पा रावल के समय में, मैं बताता हूँ देखो वापस मैप बना के, ये अपना राजस्थान, ठीक है, ये अरावली पर्वत, ये पूरा रेगिस्तान, ये अपना मेवाड़, ठीक है। एक तो वैसे ही दुर्गम रेगिस्तान पार करना किसी भी सेना के लिए, ऊपर से आगे अरावली अलग आ जाती, तो ये एरिया पार करना बहुत मुश्किल है। तो आक्रमण होते थे इधर से और इधर से, ठीक है। अब इन्होंने इतने राजा तो यहाँ तक के सीमित है, ये बोले यहाँ नहीं, अपन इधर भी मारेंगे और इधर भी मारेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पाकिस्तान के अंदर एक जगह है यहाँ पे रावलपिंडी, तो ये मारते मारते रावलपिंडी भी गए थे। रावलपिंडी तो इन्होंने स्टे किया था, मारने तो और बहुत आगे तक गए थे, अफगानिस्तान से भी आगे गए थे ये, ठीक है। तो यहाँ रावलपिंडी में रहे थे। तो यहाँ पे उसका नाम कोई था नहीं स्थान का, ये बापा रावल रुके, इस वजह से उस स्थान का नाम रावलपिंडी पड़ गया, ठीक है। सेम ये काम इस फ्रांस के सेनापति ने किया था अपने स्टेट में, क्योंकि जो बाहरी जो मुस्लिम आक्रांत थे वो आक्रमण कर रहे थे, उनसे रक्षा इसने की थी चारों तरफ, ठीक है ना। तो इससे इनकी सीवी वेद ने तुलना की है। और तो इसके अलावा कोई खास जानकारी इनके बारे में मिलती नहीं है। हालांकि देखो इनका जो वास्तविक नाम है वो कालभोज कहते हैं अपन, एक शिलालेख से ये प्राप्त हुआ इनका नाम कालभोज, ठीक है ना। लेकिन अभी इनके नाम पे कंट्रोवर्सी ही है। ये इनका वास्तविक नाम है वैसे तो, ठीक है, ये इनका वास्तविक नाम है। अब ये एक शिलालेख से मिला है, बाकी कुछ शिलालेख ऐसे हैं जो इस पर कंट्रोवर्सी करते हैं। अब इनकी जो ये बप्पा रावल है ना, बप्पा इनकी उपाधि है, बप्पा जो है ना वो तो इनकी है उपाधि, ठीक है, ये तो है उपाधि। और जो रावल जो है ना, ये घुइल वंश के जितने भी शासक हैं ये अपने आप को रावल लगाते हैं रतन सिंह तक। रतन सिंह के बाद में एक ये रावल शाखा चेंज हो जाएगी, सिसोदिया शाखा आ जाएगी, यहाँ पर राणा शाखा आ जाएगी, ठीक है ना। अब उपाधि बप्पा तो देख ही लिए अपन ने, अब उपाधि इनकी एक दो और है, देखो वो भी मैं बताता हूँ मैं। इनकी कुछ उपाधियाँ और है। एक उपाधि है इनकी हिंदू सूरज या हिंदवा सूरज, पहली उपाधि इनकी, अरे चल जा रही यार। एक उपाधि है इनकी हिंदू सूरज, हिंदू सूरज या हिंदवा सूरज। दूसरी है इनकी चक्कवे, चक्कवे का मतलब होता है चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला। और एक इनकी है राजगुरु, ठीक है दोस्तों, ये इनकी है उपाधियाँ। इतनी होगी बात, समझ में आएगी अपने। अब बप्पा रावल बहुत महान शासक थे, बहुत हट्टे कट्टे थे। इनके बारे में, इनकी डाइट के बारे में बताया जाता है कि ये 4 बकरे नाश्ते में खाते थे। हरित ऋषि की जो गाय थी 350-400 गाय, उनका दूध ये अकेले पी जाते थे, ठीक है। हरित ऋषि के पास कुछ बचता ही नहीं था। इस प्रकार ये मतलब बहुत ही हष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे और बहुत ही वीर ताकतवर शासक रहे हैं। अब देखो इनके बाद में क्या हुआ, मेवाड़ की स्थिति डाउन हो गई। इन्होंने उठाई स्थिति, अच्छा बसाया, किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद में कुछ ढंग के शासक नहीं आए, जैसे नरवाहन है, अपराजित हैं, कुछ ऐसे शासक आए हैं। और ये फिर भी ठीक थे, लेकिन कुछ शासक ऐसे जिनके नाम भी नहीं पता, लेकिन थे बहुत घटिया, काम कुछ किया नहीं, मेवाड़ को डुबा लग दिया, ठीक है। उसके बाद में जो अच्छा ढंग का शासक आया वो आया अल्लट, ठीक है दोस्तों। अल्लट ने, अब ये अभी तक तो अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ में 4 जिले आते हैं, आपको भी बताया मैंने, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद। उस समय मेवाड़ के नाम पे इन पे सिर्फ नागदा था, ठीक है ना। नागदा सिर्फ इनके पास था, बाकी इनके पास कुछ नहीं था। चित्तौड़ का किला भी ले लिया था वापस, ठीक है ना। इन्होंने आयड़ को वापस स्वतंत्र कराया और आयड़ को दूसरी राजधानी बनाया इन्होंने। आयड़ को दूसरी राजधानी इसलिए बनाया, पहले तो देखो ये है स्टेट पूरा मेवाड़ है, या बीच में नागदा, काम चल जाता। अब इन्होंने यहाँ पे एक जगह है आयड़, उसको भी स्वतंत्र करा लिया, तो इसके आसपास का पूरा क्षेत्र उनका। अब यहाँ से ये पूरा शासन करना मुश्किल, इसको राजधानी हटा नहीं सकते, इन्होंने सेकेंडरी राजधानी यहाँ बना दी। अब यहाँ पे सेकेंडरी राजधानी बन गई, तो राजधानी के अंदर कोई तो बैठेगा जहाँ पे प्रशासनिक काम होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने अपने अधिकारी नियुक्त किए,
राजा खुद वहाँ नहीं है तो इन्होंने वहाँ पे अधिकारी नियुक्त किए। इन्होंने अधिकारी नियुक्त किए तो प्रशासनिक सेवा शुरू होगी। तो ये भाई साहब मेवाड़ के अंदर प्रशासनिक सेवा शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है ना। इन्होंने मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की। इसके अलावा एक अब इन्होंने बहुत जो एक हुन राजकुमारी थी हरिया देवी, ठीक है ना, एक हुन राजकुमारी थी हरिया देवी। इन्होंने हरिया देवी से विवाह किया, ठीक है। इनके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है, कोई खास जानकारी नहीं है इनके बारे में, बट इतनी जानकारी बहुत है इनके बारे में, ठीक है। अलर्ट हो गया। देखो ये प्रारंभिक है, अपने फैक्ट ये जो लिखवाया है मैंने फैक्ट वही काम की है। इतनी जानकारी रख लो बहुत है। बाकी जो पहले मैंने स्टोरी, एक तो ये वाला जो मैंने बताया था पूरा पाषाण काल से लेके गुप्तोत्तर काल तक, ये सीरीज ही पूरी याद कर लेना, इससे ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये सीरीज पूरी याद होगी अच्छे से तो अटकोगे नहीं कहीं पे, और ये सीरीज याद नहीं होगी तो बहुत जगह अटक सकते हैं, क्योंकि बहुत बार सीधा इनका क्रम ही पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में किस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार ये स्वतंत्र हुए, इसके बारे में ज़्यादा खास जानकारी नहीं भी होगी तो चल जाएगा काम, लेकिन काल पता होना चाहिए कब क्या हुआ, ठीक है ना। ये जो काल है गुप्तों वाला, ये कब समाप्त हुआ, कब शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये 200 BC से लेकर 300 ईस्वी तक ये चलता रहा, ठीक है ना। 200 ईस्वी पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक, है ना, तब तक ये चलता रहा। मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके तीसरी शताब्दी ईस्वी तक। इतना समझ में आ गया आपको। तो अब देखो अपन इतने शासक देखे मेवाड़ के, 2-3 शासक देख लिया अपन, है ना। अब देखो ये तो था प्राचीन काल का मेवाड़। अब बताना मध्यकाल में। अब मध्यकाल के अंदर ये अलट थे, अलट के बाद वापस कोई ढंग के शासक नहीं आए, ठीक है ना। तो मेवाड़ का पूरा विनाश हो गया उस समय, ठीक है। फिर एक बार इनके बहुत ढंग के शासक आए, वो थे जत्र सिंह। ठीक है भैया। अब देखो जत्र सिंह ने क्या क्या किया बताता हूँ। देखो आपको, इन्होंने जो गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश, उसको इन्होंने पराजित किया, ठीक है, भूताला के युद्ध में। अब मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर देखो यूँ है कि जो नागदा इनकी राजधानी थी ना, नागदा को इन्होंने नष्ट कर दिया था इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने। अब बोलोगे यार जब युद्ध हार गया, वो युद्ध हारने वाला इल्तुतमिश अब राजधानी कैसे नष्ट करेगा, तो भैया मैं बताता हूँ आपको वो पूरा कि किस प्रकार इन्होंने हारने के बाद भी राजधानी को नष्ट किया, ठीक है ना। क्योंकि बहुत जगह कन्फ्यूजन है कि बोले हार के राजधानी कैसे नष्ट कर सकता है, तो पागल बनाने वाली बात होगी। तो वो मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा। ये देखिए, ये है नागदा, ठीक है। ये यहाँ पे नागदा है, ये पूरा मेवाड़। इधर से आई सेना, आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो इन्होंने क्या, राजधानी खाली करके इन्होंने ये आगे सेफ लोकेशन पे इधर, ठीक है ना, प्रजा आगे सेफ लोकेशन पे। अब यहाँ से इन्होंने युद्ध किया, यहाँ इसकी सेना लड़ी, यहाँ इसकी सेना लड़ी, ठीक है। इसकी सेना को हरा दिया इल्तुतमिश की सेना को। अब सेना इधर भाग रही थी, भागते भागते बीच में नागदा मिला, बोले कुछ नहीं, तोड़ते जाओ इसको। तो ऐसे ये भागती हुई सेना ने इसको तोड़ दिया हारने के बाद में, ठीक है। अब इसकी जानकारी कहाँ मिलती है अपने को, भूताला युद्ध की जानकारी अपने को कहाँ कहाँ मिलती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। देखो इनकी जानकारी एक तो मिलती है अपने को, एक लेखक हुए जयसिंह सूरी, ये जयसिंह सूरी, इनकी किताब है हमीर मद मर्दन, ठीक है दोस्तों। इससे इसकी जानकारी मिलती है, इस युद्ध की, जो भूताला का युद्ध है उसकी जानकारी मिलती है ना। लिख देता हूँ मैं, अब ये लड़ा कब गया था भूताला का युद्ध, जत्र सिंह का जो समय है ना वो लिख दो एक बात यहाँ पे पहले। जत्र सिंह
कब से कब रहा है ये 1213 से 1250। अब ये जो समय है ना, ये याद कर लेना अच्छे से, इसको नोट कर लेना, ये समय पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी और जो भूताला का युद्ध था ये था जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। ठीक है। अब ये जैत्र सिंह जीत गया, ये पैसा हार गया। जानकारी मिलती है इसकी जय सिंह सूरी की जो पुस्तक है हमीर मदमदन से। इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है, ये नोट कर लेना। इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। अब हमीर कहा गया है, मद का मतलब आपको पता होता होगा घमंड, है ना, और मर्दन का मतलब होता है तोड़ना या मारना, तोड़ना, ठीक है ना। और इसको बोल रखा है इन्होंने इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश का घमंड तोड़ना, ये इस पुस्तक का शॉर्ट नाम है। इस तरीके से आप तो याद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारे युद्ध लड़े, कई जगह इन्होंने राज्य का विस्तार किया, ठीक है। मेवाड़, इनके समय को मेवाड़ का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इनके बारे में इतनी ही जानकारी, इससे अधिक जानकारी नहीं। इन्होंने और भी बहुत जगह युद्ध किए, इन्होंने अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र थे सारे जीते, बट उनका कोई खास मतलब नहीं, पूछे नहीं जाते वो इतना, ठीक है। इनके बारे में दो ही चीज़ें याद रखना कि मेवाड़ का स्वर्णिम काल किसके समय था, जैत्र सिंह के समय, और भूताला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, कौन जीता, उसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। इसके अलावा कोई खास जानकारी इनके बारे में नहीं है, और है तो भी अपने काम की नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रतन सिंह, अगला अपन पढ़ेंगे रतन सिंह, उसके बाद में महाराणा हमीर, उसके बाद महाराणा लाखा, ठीक है। और आगे जितने भी शासक आएंगे सारे पढ़ते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। आज के लिए मैं कामना करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना सपोर्ट हमें दिखाएं। धन्यवाद।